नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और अंत में आपको गर्व भी महसूस होगा। ये कहानी है मेरे 5 साल के बेटे आरव की, जिसके सुनहरे घुंघराले बाल किसी फरिश्ते की तरह लगते थे। जब भी वो धूप में दौड़ता, उसके बाल सोने की तरह चमकते थे। मेरे लिए वो बाल सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक गहरा एहसास थे, लेकिन मेरी सास सुनीता के लिए वो एक समस्या थे। सुनीता पुराने ख्यालों की महिला हैं, उन्हें लगता था कि लड़कों के बाल छोटे ही होने चाहिए। वो अक्सर ताने मारती थीं कि आरव लड़की जैसा दिखता है। मेरे पति रोहन हमेशा उन्हें टोकते थे कि आरव के बाल कोई चर्चा का विषय नहीं है। हमें लगा कि वो समझ गई हैं, लेकिन उनकी खामोश मुस्कान के पीछे एक खतरनाक योजना छिपी थी। पिछले गुरुवार की बात है, मैंने आरव को हमेशा की तरह स्कूल छोड़ा। दोपहर में अचानक स्कूल से फोन आया कि मेरी सास किसी फैमिली इमरजेंसी का बहाना बनाकर आरव को ले गई हैं। मेरा दिल बैठ गया। मैंने उन्हें दर्जनों कॉल किए, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। 2 घंटे बाद जब उनकी कार घर के सामने रुकी, तो जो मंजर मैंने देखा, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मेरा 5 साल का बच्चा कार से रोते हुए उतरा। उसकी मुट्ठी में उसके अपने ही कटे हुए सुनहरे बालों का एक गुच्छा था। बाकी बाल गायब थे। उसकी दादी ने बड़ी बेरहमी से उसके सिर का मुंडन कर दिया था, वो भी बहुत बेतरतीब तरीके से। सुनीता कार से उतरी और बड़े गर्व से बोली, लो, अब ये असली लड़का लग रहा है। मैं सुन्न खड़ी रह गई। आरव सिसक रहा था और कह रहा था, मम्मा, दादी ने मेरे बाल काट दिए। जब रोहन घर आया और उसने अपने बेटे की ये हालत देखी, तो वो जमीन पर बैठ गया। उसने आरव को गले लगाया और बस इतना कहा, सब ठीक हो जाएगा चैंपियन। उस रात रोहन सोया नहीं। वो किचन टेबल पर अपने लैपटॉप और एक डायरी के साथ कुछ तैयारी कर रहा था। मुझे लगा वो गुस्से में है, लेकिन वो बहुत शांत था। 2 दिन बाद सुनीता का फोन आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने हमें रविवार के डिनर पर बुलाया। मैं मना करना चाहती थी, लेकिन रोहन ने फ़ोन लेकर कहा, हम ज़रूर आएंगे माँ, इसे हम मिस नहीं करेंगे। रोहन ने मुझसे बस एक छोटा सा वीडियो तैयार करने को कहा, जिसमें हमारी छोटी बेटी अनाया की बीमारी के दिन, उसके झड़ते हुए बाल और आरव का वो वादा शामिल हो जो उसने अपनी बहन के लिए किया था। दरअसल सुनीता को ये सच पता ही नहीं था कि आरव ने अपने बाल क्यों बढ़ाए थे। हमारी छोटी बेटी अनाया को कैंसर था और कीमोथेरेपी की वजह से उसके सारे बाल झड़ गए थे। तब 5 साल के आरव ने अपनी मासूमियत में मुझसे कहा था, मम्मा, मैं अपने बाल तब तक नहीं काटूंगा जब तक अनाया के बाल वापस नहीं आ जाते, ताकि उसे अकेला महसूस न हो। वह अपनी बीमार बहन के लिए बाल बढ़ा रहा था। रविवार की रात हम डिनर पर पहुंचे। सुनीता बहुत खुश थीं और अपनी जीत का जश्न मना रही थीं। जैसे ही सब खाने की टेबल पर बैठे, रोहन खड़ा हुआ। उसने अपना लैपटॉप निकाला और वो वीडियो प्ले कर दिया। वीडियो में अनाया की तकलीफ और आरव का अपनी बहन को दिया गया वो प्यारा सा वादा साफ दिख रहा था। पूरा कमरा शांत हो गया। सुनीता का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। रोहन ने बहुत शांति से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ, आपने सिर्फ बाल नहीं काटे, आपने एक भाई का अपनी बहन के प्रति निस्वार्थ प्यार और उसका बलिदान काट दिया। आरव को लड़का बनाने के चक्कर में आपने इंसानियत खो दी। रोहन यहीं नहीं रुका। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। उसने कहा, ये इस घर की चाबियां हैं। आपने साबित कर दिया कि आप हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। हम आज ही यहाँ से जा रहे हैं, और जब तक आप अपनी इस हरकत के लिए आरव से माफ़ी नहीं मांगती और ये नहीं समझती कि मर्दानगी बालों में नहीं दिल में होती है, तब तक आप अपने पोते पोतियों का चेहरा नहीं देख पाएंगी। सुनीता हैरान रह गईं। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा अपनी माँ के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाएगा। हम उसी वक्त वहाँ से निकल आए। आज आरव का सिर भले ही खाली है, लेकिन उसका दिल गर्व से भरा है, क्योंकि उसके पापा उसके साथ खड़े थे। दोस्तों, कभी कभी अपनों को सबक सिखाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि वो दोबारा किसी की मासूमियत का कत्ल ना कर सकें। उस रात सुनीता जी के घर से निकलने के बाद गाड़ी में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भारी नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी शांति थी। आरव पिछली सीट पर अपनी छोटी बहन अनाया का हाथ पकड़े सो गया था। रोहन ने पूरी रात गाड़ी चलाई और हम सीधे एक होटल पहुंचे, क्योंकि उस घर में वापस जाने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, जहां की दीवारों में अब भी सुनीता जी के तानों की गूंज थी। अगले कुछ दिन हमारे लिए बहुत कठिन थे। सुनीता जी ने दर्जनों बार फ़ोन किया, रोहन को मैसेज भेजे, कभी माफ़ी मांगी तो कभी फिर से हमें ही दोषी ठहराया कि हमने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। लेकिन रोहन अपनी बात पर अडिग था। उसने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक उन्हें अपनी गलती का असली एहसास नहीं होता, वो उनसे बात नहीं करेगा। हफ्ते भर बाद आरव का स्कूल फिर से शुरू होना था। वो आईने में अपना सिर देखकर झिझकता था। उसे डर था कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। तब रोहन ने वो किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी।
रविवार की सुबह रोहन बाथरूम से बाहर आया और उसका सिर पूरी तरह मुंडा हुआ था। उसने आरव की तरह ही अपना सिर गंजा कर लिया था। आरव उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा और दौड़कर अपने पापा के गले लग गया। रोहन ने उसे गोद में उठाकर कहा कि अब हम दोनों एक जैसी टीम में हैं। उस पल मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि एक पिता अपने बच्चे का आत्मविश्वास वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इधर सुनीता जी की हालत खराब हो रही थी। मोहल्ले और खानदान में जब लोगों को पता चला कि उन्होंने एक बीमार बच्ची के भाई के जज्बातों के साथ क्या किया है, तो सबने उनसे दूरी बना ली। जो मर्दानगी और दिखावे की बातें वो करती थीं, समाज ने उन्हें उन्हीं बातों पर आईना दिखा दिया। एक शाम वो हमारे नए किराए के घर के दरवाजे पर आईं। उनके हाथ में आरव के लिए उसकी पसंद के खिलौने नहीं, बल्कि एक कैंची और अपने कटे हुए बालों का गुच्छा था। उन्होंने रोहन के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए अपने बाल कटवा दिए हैं, ताकि वो समझ सकें कि किसी की पहचान छीनने पर कैसा महसूस होता है। रोहन ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन एक दूरी हमेशा के लिए बन गई। हमने उन्हें घर आने की इजाज़त दी, पर अब आरव और अनाया के फैसलों में उनका कोई दखल नहीं था। धीरे धीरे आरव के बाल फिर से उगने लगे। वे पहले की तरह ही सुनहरे और घुंघराले थे। इस बार जब वो बाल धूप में चमकते तो उनमें सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक जीत की चमक थी। अनाया की सेहत में भी सुधार होने लगा और कुछ महीनों बाद उसके भी छोटे छोटे बाल आने शुरू हो गए। उस दिन आरव ने आईने के सामने खड़े होकर अपनी बहन से कहा कि देखो अनाया, अब हम दोनों के पास बाल हैं। सुनीता जी कोने में खड़ी ये सब देख रही थीं। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि खूबसूरती बालों की लंबाई में नहीं, बल्कि उन रिश्तों की गहराई में होती है जो बिना किसी शर्त के एक दूसरे का साथ देते हैं। समय बीतता गया और आरव के बाल फिर से अपनी पुरानी रंगत में लौटने लगे, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। सुनीता जी अब हमारे घर आती थीं तो उनके व्यवहार में एक अजीब सी झिझक और पछतावा साफ दिखता था। वो अब आरव को टोकती नहीं थीं, बल्कि घंटों चुपचाप उसे और अनाया को खेलते हुए देखती रहती थीं। एक शाम जब हम सब गार्डन में बैठे थे, आरव अपनी बहन के साथ लुका छिपी खेल रहा था। अचानक वो रुक गया और अपनी दादी के पास जाकर बैठ गया। उसने मासूमियत से उनके छोटे कटे हुए बालों को छुआ और पूछा, दादी, क्या आपके बाल भी अनाया की तरह बीमार होने की वजह से कट गए? सुनीता जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आरव का हाथ चूम लिया और रुंध गले से कहा, नहीं बेटा, मेरे बाल मेरी नासमझी और घमंड की वजह से कटे हैं। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद उनकी आत्मा का मुंडन हो गया है। उनका अहंकार पूरी तरह गिर चुका था। रोहन ने भी धीरे धीरे अपनी माँ से सामान्य बात करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो जो भरोसा एक बार टूट गया था, उसे जुड़ने में अभी वक्त लगना था। अनाया की रिकवरी अब तेजी से हो रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी कीमोथेरेपी अब अंतिम चरणों में है। जिस दिन उसका आखिरी सेशन था, आरव ने जिद की कि वो भी अस्पताल जाएगा। वहां पहुंचकर उसने अपनी गुल्लक से बचाए हुए पैसों से अनाया के लिए एक खूबसूरत सुनहरी टोपी खरीदी। उसने वह टोपी अनाया को पहनाई और कान में फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे बाल इतने लंबे हो गए हैं कि मैं तुम्हें थोड़े दे सकता हूँ। हम सब यह सुनकर अपनी हंसी और आंसू नहीं रोक पाए। कुछ हफ्तों बाद आरव के स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे का फंक्शन था। सुनीता जी बहुत डरी हुई थीं कि क्या आरव उन्हें बुलाएगा। उन्हें लगा था कि आरव शायद अब भी उस दिन को नहीं भूला होगा। लेकिन आरव अपनी दादी के पास गया और उनका हाथ पकड़कर बोला, दादी, आपको मेरे साथ चलना होगा। सबको दिखाना है कि मेरी दादी के बाल अब मेरे जैसे छोटे और स्मार्ट हैं। सुनीता जी ने उस दिन रोहन की तरफ देखा और रोहन ने बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। यह एक मूक संकेत था कि परिवार फिर से जुड़ रहा है। फंक्शन के दौरान जब मंच पर आरव से पूछा गया कि उसका हीरो कौन है, तो सबको लगा वो अपने पापा का नाम लेगा। लेकिन उसने माइक पकड़ा और कहा, मेरे हीरो मेरी दादी हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया कि बाल कटने से साहस कम नहीं होता, और मेरे पापा, जिन्होंने मुझे सिखाया कि परिवार के लिए खड़ा होना ही असली मर्दानगी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रात जब हम घर लौटे तो सुनीता जी ने पुराने संदूक से अपनी शादी का एक कीमती हार निकाला और मुझे देते हुए कहा, आशा, तुमने इस घर को सिर्फ संभाला नहीं, बल्कि मुझे सही रास्ता दिखाया। ये हार तुम्हारी हिम्मत के लिए है। आज आरव और अनाया के बाल फिर से घने और लहराते हुए हैं। अब जब वे धूप में दौड़ते हैं तो उनकी चमक सिर्फ सुनहरी नहीं लगती, बल्कि उसमें उस कड़वे सबक की रोशनी भी शामिल है जिसने हमारे परिवार को बिखरने से बचा लिया और हमें सिखाया कि प्यार जबरदस्ती के नियमों में नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान में बसता है। अनाया की बीमारी से जंग अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे कैंसर फ्री घोषित कर दिया था और ये खबर हमारे घर में किसी त्योहार की तरह आई। उस दिन रोहन ने तय किया कि हम इस खुशी को एक खास तरीके से मनाएंगे। हमने घर पर एक छोटी सी पूजा और दावत रखी, जिसमें सुनीता जी ने खुद आगे बढ़कर सारी तैयारियां की।
वे अब पहले वाली सास नहीं रही थीं जो हुक्म चलाती थीं, बल्कि अब वे एक ऐसी दादी बन गई थीं जो अपने पोते पोतियों की हर छोटी खुशी में अपनी खुशी ढूंढती थीं। पूजा के दौरान एक पल ऐसा आया जिसने हम सबकी आंखें नम कर दीं। आरव, जिसके सुनहरे घुंघराले बाल अब फिर से उसके कंधों तक आ रहे थे, अचानक कैंची लेकर आया और रोहन के पास खड़ा हो गया। उसने कहा, पापा, अब अनाया ठीक हो गई है और उसके बाल भी उगाए हैं। क्या अब हम अपने बाल कटवा सकते हैं? क्योंकि अब उसे अकेला नहीं लगेगा। रोहन मुस्कुराया और उसने आरव को गोद में उठा लिया। सुनीता जी पास ही बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन इस बार वो पछतावे के नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे। सुनीता जी धीरे से उठीं और आरव के पास आईं। उन्होंने कांपते हाथों से आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, पिछली बार मैंने बिना पूछे तुम्हारे बाल काटे थे। वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस अच्छे नाई के पास ले चलूंगी जहां तुम अपनी मर्जी का हेयर कट करवा सको। आरव ने अपनी दादी को गले लगा लिया और बोला, हाँ दादी, लेकिन इस बार हम सब साथ चलेंगे। उस दोपहर पूरा परिवार एक साथ गया। आरव ने एक कूल और छोटा हेयर कट लिया और रोहन ने भी अपनी ट्रिमिंग करवाई। घर लौटते वक्त हमने देखा कि सुनीता जी ने अपने कमरे की दीवार पर एक नई तस्वीर लगाई थी। उस तस्वीर में आरव अपने मुंडे हुए सिर के साथ अनाया को चूम रहा था। ये वही पल था जिसे उन्होंने पहले बेइज्जती समझा था, लेकिन अब वो उनके लिए ममता और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया था। उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि आशा, तुमने मुझे वो सिखा दिया जो उम्र की ढलान पर भी मैं नहीं सीख पाई थी, कि संस्कार थोपे नहीं जाते बल्कि प्यार से सींचे जाते हैं। आज हमारे घर में फिर से वही खिलखिलाहट है। आरव के बाल अब छोटे हैं, लेकिन उसकी आंखों में जो आत्मविश्वास है वो उस सुनहरे घुंघराले बालों से कहीं ज्यादा चमकता है। अनाया अब स्कूल जाने लगी है और उसके छोटे छोटे काले बाल उसकी नई जिंदगी की निशानी हैं। सुनीता जी अब अक्सर आरव को स्कूल से लेने जाती हैं, लेकिन अब वे किसी इमरजेंसी का बहाना नहीं बनाती, बल्कि गेट पर खड़ी होकर गर्व से अपने पोते का इंतजार करती हैं। इस पूरी घटना ने हमें सिखाया कि टूटे हुए बाल तो वापस आ जाते हैं, लेकिन अगर परिवार का भरोसा टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। शुक्र है कि मेरे पति रोहन ने सही वक्त पर कड़ा कदम उठाकर न सिर्फ आरव का आत्मसम्मान बचाया, बल्कि अपनी मां को भी एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। माया के ठीक होने का जश्न और घर की शांति दरअसल एक गहरा छलावा थी जिसे सुनीता जी ने बड़ी कुशलता से बुना था। उनके मन के किसी अंधेरे कोने में वो अपमान अभी भी सुलग रहा था जो रोहन ने उन्हें सबके सामने वीडियो दिखाकर और घर की चाबियां टेबल पर पटक कर दिया था। ऊपर से वो मुस्कुराती थीं, बच्चों को दुलारती थीं और मेरी हर बात में हाँ मिलाती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसे मौके की तलाश में थी जहां वो मेरी ममता और रोहन के स्वाभिमान पर करारी चोट कर सकें। उनके लिए आरव के बाल काटना सिर्फ एक सुधार नहीं था, बल्कि वो अपनी सत्ता बनाए रखने की एक जंग थी जिसे वो हार चुकी थी, और वो हार उन्हें हर पल कचोटती थी। महीनों तक उन्होंने एक आदर्श दादी का मुखौटा पहने रखा, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे और रोहन के बीच फिर से भरोसा कायम कर लिया। रोहन को लगने लगा था कि उसकी माँ सच में बदल गई हैं, लेकिन मुझे कभी कभी उनकी नज़रों में एक अजीब सी ठंडी चमक दिखाई देती थी, खासकर तब जब आरव के बाल फिर से अपनी पुरानी लंबाई और खूबसूरती में लौटने लगे थे। वो उन सुनहरे छल्लों को देखते ही अपनी मुट्ठियां भींच लेती थीं, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें डंक मार रही हो। मौका तब आया जब रोहन को एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर जाना पड़ा। उसी दौरान मुझे भी एक ज़रूरी सेमिनार के लिए दूसरे शहर जाना था। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन सुनीता जी ने बड़े प्यार से मेरा हाथ थामा और कहा, आशा, पुरानी बातों को भूलकर क्या तुम मुझ पर एक बार फिर भरोसा नहीं कर सकती? मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी, आखिर मैं उनकी दादी हूँ। रोहन ने भी दबाव डाला कि माँ को एक मौका देना चाहिए ताकि उनके मन का बोझ कम हो सके। भारी मन से मैं मान गई, लेकिन जाने से पहले मैंने आरव को कसकर गले लगाया और सुनीता जी से साफ लफ्जों में कहा कि बच्चों के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी आंखों में झूठे आंसू भरकर कसम खाई कि वो अब बदल चुकी हैं। मेरे जाते ही सुनीता जी का असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने सबसे पहले घर के पुराने वफादार नौकर को 2 दिन की छुट्टी पर भेज दिया। आरव और अनाया घर में उनके साथ अकेले थे। शनिवार की रात, जब मैं और रोहन दोनों घर से दूर थे, सुनीता जी ने अपनी अलमारी के पीछे छुपाकर रखा वो पुराना ट्रिमर और कैंची निकाली जिसे उन्होंने कभी फेंका ही नहीं था। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि आरव के बाल ही उस विद्रोह की जड़ हैं जिसने उनके बेटे को उनके खिलाफ कर दिया। उन्होंने आरव को प्यार से पुकारा और उसे लालच दिया कि वो उसे एक सरप्राइज देंगी। मासूम आरव, जिसने अपनी दादी को अब दोस्त मान लिया था, खुशी खुशी उनके पास चला गया। सुनीता जी ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और उसके हाथ पैर एक मोटे तौलिए से इस तरह लपेट दिए कि वो हिल न सके। आरव को पहले लगा कि ये कोई खेल है, लेकिन जब उसने अपनी दादी की आंखों में वो पुरानी नफरत और जुनून देखा तो वो डर से कांपने लगा। दादी, आप क्या कर रही हैं? मम्मा ने मना किया था।
आरव रोते हुए बोला। लेकिन सुनीता जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने बिजली की तेजी से ट्रिमर चलाया और एक ही झटके में आरव के माथे के पास के खूबसूरत सुनहरे बालों को जड़ से साफ कर दिया। इस बार वो सिर्फ बाल नहीं काट रही थीं, वो अपना बदला ले रही थीं। उन्होंने आरव के कान के पास चीखते हुए कहा, तेरी माँ को लगता है कि वो जीत गई, उसे लगता है कि वो इस घर की मालकिन बन गई है। आज मैं उसे बताऊंगी कि इस खानदान की इज्जत और नियम मैं तय करती हूँ। आरव चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन सुनीता जी ने तब तक दम नहीं लिया जब तक उसका सिर पूरी तरह छिल नहीं गया। इस बार उन्होंने सिर्फ बाल नहीं काटे, बल्कि आरव की स्कैल्प पर ट्रिमर को इतनी जोर से रगड़ा कि वहां लाल निशान और खरोंचें पड़ गईं। उन्होंने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और अनाया को डराया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके साथ भी यही होगा। अगली सुबह जब मैं घर पहुंची तो सन्नाटा पसरा हुआ था। सुनीता जी लिविंग रूम में शांति से चाय पी रही थीं। जब मैंने आरव के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ठंडे लहजे में कहा, वो सो रहा है, उसे परेशान मत करो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं दौड़कर आरव के कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा बंद था। मैंने शोर मचाया, धक्का दिया और जब दरवाज़ा खुला तो आरव फर्श के कोने में दुबका हुआ था। उसका सिर खून की हल्की खरोंचों से भरा था और वो बुरी तरह कांप रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा वो चीख पड़ा, मम्मा, दादी बहुत बुरी हैं, उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। मैंने मुड़कर देखा। सुनीता जी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उन्होंने बड़े आराम से कहा, रोहन को फ़ोन लगा लो आशा, और कह दो कि उसकी माँ ने फिर से वही किया। देखूं इस बार वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आखिर मैं उसकी सगी माँ हूँ, वो मुझे जेल तो नहीं भेजेगा। मुझे एहसास हुआ कि सुनीता जी बदली नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपनी दुश्मनी को और गहरा पाल लिया था। वो जानती थीं कि रोहन के लिए माँ और पत्नी के बीच का संघर्ष सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन इस बार मैं टूटने वाली नहीं थी। मैंने फ़ोन उठाया, पर रोहन को नहीं बल्कि पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर को कॉल किया। सुनीता जी की आंखों में पहली बार डर दिखा जब उन्हें समझ आया कि इस बार उनकी ममता का कार्ड काम नहीं आने वाला था। रोहन जैसे ही घर पहुंचा और आरव की हालत देखी, उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सुनीता जी को लगा था कि रोहन एक बार फिर माँ शब्द के मोह में बंध जाएगा, लेकिन रोहन ने इस बार बिना एक शब्द बोले पुलिस को अपना बयान दिया। उसने साफ कह दिया कि जो औरत अपने ही पोते के साथ इतनी क्रूरता कर सकती है, वो सगी माँ कहलाने के लायक नहीं है। सुनीता जी को जब पुलिस ले जाने लगी तो वो चीखने लगी, रोहन, मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी पत्नी के कहने पर मुझे जेल भेजेगा। रोहन ने पलटकर बस इतना कहा, माँ, आपने सिर्फ आरव के बाल नहीं काटे, आपने आज आखिरी बार मेरा भरोसा भी काट दिया। मेरे लिए मेरा बेटा और उसकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। सुनीता जी के जाने के बाद घर में एक भारी सन्नाटा था। आरव अब किसी के पास जाने से डर रहा था, यहाँ तक कि रोहन से भी। उसके मन में यह बैठ गया था कि प्यार करने वाले लोग भी उसे चोट पहुंचा सकते हैं। मैंने तय किया कि अब मैं आरव को इस सदमे से बाहर निकालूंगी। हमने शहर छोड़ने का फैसला किया और एक नई जगह चले गए जहां सुनीता जी की कोई परछाई भी ना हो। महीनों की थेरेपी और हमारे अटूट प्यार के बाद आरव ने धीरे धीरे फिर से मुस्कुराना सीखा। उसके बाल फिर से उगने लगे, लेकिन इस बार हमने उसे खुद तय करने दिया कि उसे अपने बाल कैसे रखने हैं। सुनीता जी जेल से छूटने के बाद अकेली रह गईं। उन्होंने रोहन को कई पत्र लिखे, लेकिन रोहन ने एक भी पत्र नहीं खोला। वो समझ चुका था कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें भरने के लिए दूरी ही एकमात्र दवा है। आज आरव और अनाया एक सुरक्षित माहौल में बड़े हो रहे हैं। आरव अब अपनी बहन का रक्षक है और उसने सीखा है कि असली ताकत दूसरों को डराने में नहीं, बल्कि अपनों की रक्षा करने में है। हमारी कहानी उन सभी के लिए एक सबक है कि परिवार में बड़ों का सम्मान तब तक ही है जब तक वे अपनी मर्यादा और मासूमों की सुरक्षा का ख्याल रखें। रोहन के उस कड़े फैसले के बाद समाज और खानदान में तरह तरह की बातें होने लगीं। लोग कहने लगे, कैसा बेटा है, अपनी माँ को जेल भिजवा दिया। हमारे समाज में एक पुरानी कहावत है कि माता को माता नहीं होती, यानी माँ कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन इस घटना ने उस खोखली सोच को आईना दिखा दिया था। सच तो ये था कि हर जगह बेटा ही गलत नहीं होता, कभी कभी माँ भी अपनी ममता को अहंकार की भेंट चढ़ा देती है। सुनीता जी ने जो किया वो ममता नहीं, बल्कि एक जहरीला अधिकार था। पुलिस की कार्रवाई के बाद सुनीता जी को कुछ समय के लिए सुधार गृह भेजा गया, लेकिन उनके मन की कड़वाहट कम होने के बजाय और बढ़ गई। उन्हें लगता था कि रोहन मेरे वश में आ गया है, जबकि रोहन सिर्फ अपने बच्चे का पिता होने का धर्म निभा रहा था। एक पिता के लिए उसका बच्चा उसकी दुनिया होता है, और जब वही दुनिया खतरे में हो तो उसे बचाने के लिए वो अपनी माँ के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। जेल से छूटने के बाद सुनीता जी अकेली पड़ गईं। उनका आलीशान घर अब एक खामोश खंडहर जैसा लगता था। उन्होंने कई बार रिश्तेदारों के जरिए रोहन पर दबाव डलवाया कि बुढ़ापे में माँ को अकेला छोड़ना पाप है।
एक दिन समाज के कुछ बड़े बुजुर्ग रोहन के पास आए और उसे मातृधर्म की दुहाई देने लगे। रोहन ने बहुत शांति से उन्हें सुना और फिर आरव को बुलाया। उसने आरव के सिर के उन निशानों को दिखाया जो अब भी हल्के हल्के नजर आते थे। रोहन ने भारी आवाज में कहा, आप कहते हैं माँ कभी गलत नहीं होती? तो फिर इस 5 साल के मासूम का क्या कसूर था? क्या एक माँ को ये हक है कि वो अपने पोते को शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी बहू से नफरत करती है? माँ का दर्जा भगवान से ऊपर इसलिए है क्योंकि वो जीवन देती है, जीवन छीनती नहीं। बुजुर्गों के पास कोई जवाब नहीं था। रोहन ने साफ कर दिया कि वो अपनी माँ से नफरत नहीं करता, लेकिन वो उनके साथ रहकर अपने बच्चों के बचपन को और जहरीला नहीं बना सकता। उसने सुनीता जी के गुजारे के लिए हर महीने पैसे भेजने का इंतजाम किया, लेकिन उनसे मिलने या उन्हें घर लाने से साफ इनकार कर दिया। समय बीतता गया। आरव अब बड़ा हो रहा था। उसके सुनहरे बाल अब फिर से लहराने लगे थे, लेकिन अब वो उन बालों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी जीत मानता था। सुनीता जी ने अपने अकेलेपन में शायद पहली बार आत्मचिंतन करना शुरू किया। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपनी सनक में न सिर्फ अपना पोता खोया, बल्कि उस बेटे को भी खो दिया जो कभी उनकी आंखों का तारा था। एक शाम सुनीता जी का एक पत्र आया। उसमें कोई ताना नहीं था, कोई धमकी नहीं थी, बस एक छोटी सी लाइन लिखी थी, रोहन, मुझे समझ आ गया कि माँ होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं बल्कि सुरक्षा देना भी है। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, इसलिए तुम्हारी दूरी जायज़ है। रोहन ने वो पत्र पढ़ा और उसे संभाल कर रख दिया। उसने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन वो कभी वापस उस जहरीले साए में नहीं गया। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि व्यवहार और सम्मान से चलते हैं। बेटा हमेशा गलत नहीं होता, कभी कभी उसे सही का साथ देने के लिए कड़वे फैसले भी लेने पड़ते हैं। आज हमारा परिवार खुश है। आरव और अनाया अब सुरक्षित महसूस करते हैं। हमने उन्हें सिखाया है कि सम्मान उम्र को नहीं बल्कि अच्छे आचरण को दिया जाता है। और रही बात सुनीता जी की, तो उन्होंने अपने अकेलेपन में ये कड़वा सच स्वीकार कर लिया कि माँ भी गलत हो सकती है और उस गलती की कीमत कभी कभी पूरी जिंदगी के अकेलेपन से चुकानी पड़ती। अगर आपको ये कहानी दिल को छू लेने वाली और सच्ची लगी हो तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। भविष्य में ऐसी ही और भावनात्मक कहानियां सबसे पहले देखने के लिए घंटी वाले निशान को दबाना न भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।